मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर नए अध्याय के साथ आज का हमारा अध्याय है नए साम्राज्य और राज्य। छोटी सी स्टोरी। सजग अपने स्कूल में राजा की भूमिका निभाने वाला था। वह अकेला सोच ही रहा था कि मैं किस तरह से शाही कपड़े पहनकर मूंछों को ताव देते हुए और कागज की तलवार को जो अपने हाथ में लेकर शान शौकत के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसको पता चला कि नहीं, उसको वीणा भी बजानी है, कवि पाठ भी करना है। तब उसको लगा ऐसा कौन सा राजा था जो वीणा बजाता होगा। उसको अध्यापक ने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की। दरअसल सजग स्कूल में राजा समुद्रगुप्त की भूमिका निभाने वाला था। अशोक के अभिलेख जो कि हमें इलाहाबाद से मिला है, उसी में लिखा हुआ है, उसी से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के दरबार के कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में जो है रचना की गई है। अब हम बात करते हैं कि प्रशस्तियां क्या होती हैं। तो प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है प्रशंसा करना। इसमें कवियों के द्वारा अपने राजाओं की, अपने शासकों की प्रशंसा होती थी। इसका प्रचलन पहले से ही था, लेकिन गुप्त काल में इसका महत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की जब हम बात करते हैं, इसमें उनको एक विशाल योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, एक उत्कृष्ट कवि, विद्वान के रूप में उनकी जो है भरपूर प्रशंसा की गई है। उनके बारे में बड़े बड़े वाक्य लिखे गए हैं। एक ऐसे ही वाक्य को मैं यहाँ कहता हूं कि युद्ध के मैदान में भाले, बर्छी, लोहे की गदाएं, नुकीले तीरों से जो शरीर के ऊपर घाव है, उन घाव के बाद भी राजा बहुत सुंदर दिखता है। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का यह क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दिखाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इसके बाद बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया। यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ इसका नाम जोड़ा जाता है। संभवतः उन्होंने शकों पर विजय की प्राप्ति के बाद इसका प्रचलन शुरू किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विक्रम संवत को हमारे संविधान ने भी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसको भी स्थान दिया। हम बात करते हैं वंशावलियां। इन राजाओं की जो वंशावलियां थी या वो किस वंश के थे,
इसके बारे में है कि जितनी भी प्रशस्तियां में मिली हैं उनमें शासकों की कई कई पीढ़ियों का वर्णन दिया गया है कि जैसे गुप्त वंश का सबसे प्रथम राजा चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त जो कि काफी अच्छे राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे, वीणा के भी शौकीन थे, कवि भी थे, और जैसा हम पहले बता चुके हैं कि उनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। इसी समय इनके साथ साथ हम आगे अगर चलते हैं तो हर्षवर्धन, एक तरफ जो है हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित नामक एक रचना की। उस रचना में उन्होंने हर्षवर्धन की पूरी जानकारी दी है कि वो कब राजा बने, कैसे बने, कहाँ कहाँ तक उनका साम्राज्य था। हर्षवर्धन के बारे में एक जो प्रचलित है वो ये भी है कि चीनी यात्री, जिसका हमने पिछले अध्याय में वर्णन किया था, स्वेन त्सांग, वो इसके दरबार में आया और अपनी यात्रा वर्णन में उसने लिखा भी है कि हर्षवर्धन ऐसा राजा था जो प्रत्येक 12वें वर्ष अपना सब कुछ दान दे दिया करता था। इसके बाद इसी समय जब हम हर्षवर्धन की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य का शासन चल रहा था। इनमें भी पुलकेशिन द्वितीय जो कि बहुत फेमस हुए, उन्होंने अपने दक्षिण भारत में फैलते साम्राज्य को और बढ़ाया, और हर्षवर्धन जब नर्मदा नदी को पार करने की इच्छा कर रहा था तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही उनको रोका। पुलकेशिन द्वितीय एक प्रसिद्ध चालुक्य वंश से संबंधित थे। इनके बारे में भी इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा जो है हमें बताया गया है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की भांति इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण कर था। ग्राम इकाई सबसे छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों में सुधार किया। कुछ पद आनुवांशिक थे, जैसे कवि हरिसेन की बात की जाए समुद्रगुप्त के समय में, तो वो अपने पिता का जो पद था उनका महादंडनायक, उसको उनको मिला। कभी कभी एक पद पर या एक से अधिक पद पर एक ही व्यक्ति कार्य करता था। इसमें भी जो है सबसे अच्छा उदाहरण हरिसेन का ही है। वो महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का जो मंत्री होता था, वो पद भी उनके पास था। नए प्रकार की सेना का गठन इनके द्वारा किया गया। इसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक जो है शामिल होते थे। आवश्यकता पड़ने पर ये सैनिक राजा की सहायता भी करते थे और इनको नियमित रूप से कोई वेतन नहीं दिया जाता था। इनको जीत के बाद कुछ भूमि दान कर दी जाती थी। उस भूमि पर ये कर वसूलते थे और ऐसे व्यक्ति को जो है सामंत कहा जाता था। ये सामंत कभी कभी अगर शासक दुर्बल हो तो स्वतंत्र होने की भी कोशिश करते थे। इसी समय दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में सभाएं, ये एक बहुत बड़ा उस समय का वहां था दक्षिण भारत में। जो पुराने पल्लव वंश के जो अभिलेख हमें मिले हैं उसमें स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा थी, कुछ उसकी उप समिति हुआ करती थी जो सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख, खेती बाड़ी आदि विषयों पर काम करती थी। ग्राम स्तर पर एक उर नाम की सभा हुआ करती थी, उर नाम की सभा होती थी। और नगरम जो है व्यापारियों की सभा होती थी, जो व्यापारियों के लिए काम करती थी। ये सभाएं भी उस समय
शताब्दियों तक चलती रही। आम लोग थे या जनमानस था, उनका रहन सहन कैसा था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कालिदास, उनका एक नाटक था जो बहुत प्रसिद्ध था, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है उसका चित्रण किया गया है। लेकिन इस नाटक में हम देख सकते हैं कि उस समय जो है गरीब व्यक्ति या जो साधारण लोग थे उनका क्या हाल होता था, एक कहानी के माध्यम से। हो सकता है आपने पहले कहानी सुन भी रखी हो। एक मछुआरे को अंगूठी मिली थी, क्योंकि जब शकुंतला को छोड़कर दुष्यंत जी चले गए थे तो वो अंगूठी तालाब में गिर गई थी। वहाँ तालाब से मछली निकाली मछुआरे ने, और जब मछली को चीरा तो उसमें से वो अंगूठी निकली। उस अंगूठी को लेकर जब वो मछुआरा दरबार में गया तो वहाँ दरबारी ने उसको रोक लिया और उसी को चोर सिद्ध कर दिया। अधिकारी ने भी उसको चोर सिद्ध करने और दंड देने की बात कही। लेकिन जब बाद में राजा दुष्यंत को बात का पता चला तो उन्होंने उस मछुआरे को इनाम देकर जो है वहां से विदा किया। षवेंतसांग जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था, उसका भी ध्यान जब भारत आया तो उसका ध्यान भी जनमानस की तरफ पड़ा। उसने भी अपने उसमें लिखा है यात्रा विवरण में कि उस समय कुछ लोग अछूत माने जाते थे, उनसे लोग दूर रहने की कोशिश करते थे, और जब वो सड़क से गुजरते थे तो वो एक लकड़ी की आवाज करते हुए चलते थे ताकि दूसरा आदमी उनसे सावधान हो जाए। इसी समय जब हम ये नए साम्राज्य और नए राज्य की बात कर रहे हैं, हमने जो भारत के बारे में पढ़ा, इसी समय अरब देश, इसी समय की अगर हम अरब देश की बात करें तो वहाँ पर मरुभूमि बहुत ज़्यादा है, मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, और वहाँ का जो एक प्रसिद्ध पशु जीव ऊंट है, उसके बारे में यह है कि वो ऊंट के ऊपर बैठकर दूर दूर तक यात्राएं करते थे, दूर दूर तक यात्राएं करते थे। और उसी समय अरब में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ। मोहम्मद पैगंबर ने उसकी स्थापना की और उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान लिखा। इन्होंने अल्लाह को जो है अपना सर्वोपरि माना है, और अल्लाह के बाद के जो भी बचते हैं उन सबको इन्होंने बराबर माना है। इस तरह से हमारा ये आज का अध्याय भी पूर्ण हो चुका है।